नमस्कार दोस्तों। आज फिर 2 अगस्त का करंट लेकर हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। भाई आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसमें काम करते जा रहे हैं। डेली 10 क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों से बात की थी और 10 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, साथ में इसकी डिटेल भी बता रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया नया हम लाते रहेंगे। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपको देना हो तो उसके लिए जरूरी है, चाहे वो एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, कोई भी हो, आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ नए क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जगह से नहीं मिलेंगे आपको। जो एग्जाम में आने वाले वही क्वेश्चन रखे जाते हैं बार बार। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन पे, अच्छा ये आ गया, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। दो जिलुंग जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? दो जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो देखो इसका आंसर भूटान है। पहले तो इसके बारे में बात कर ले, भूटान के बारे में। दूसरी चीज हम बात करते हैं किस किस के बारे में। भूटान हमेशा किस पे डिपेंडेबल है? भारत पे निर्भर है, क्योंकि एक इस तरीके का देश है कि जो भारत के बीचों बीच फंस रहा है। ठीक है, ऊपर चाइना है, इधर क्या कहते हैं भूटान है, इधर भारत है। भूटान के बारे में अगर हम बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। थंडरबोल्ट कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात करें, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करें, यहां पर राजतंत्र है। ठीक है, अभी राजा है। अच्छा एक चीज और याद रखें, हम लोगों के तो जीडीपी चलती है। हैं, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के भीतर कितनी कमाई हुई है हमारी। इसने इसको छोड़ के ग्रोस हैप्पीनेस, खुशी को जोड़ा है। किसको जोड़ा? खुशी को। ठीक है, जैसे हम कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक ऐसे समझ लीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक एच, हैप्पीनेस को जोड़ा है। भूटान से हमारी पहली परियोजना नहीं है, इससे पहले हम और भी चला चुके हैं, जिनका नाम था वांगचू। ये असल में क्या है, ये किस देश में स्थित है? देखो ये भूटान में की जो परिस्थिति है वो इस तरीके से है, पूरा पहाड़ी देश है। दूसरी परिस्थिति ये है कि भूटान में सिर्फ और सिर्फ जल विद्युत परियोजना लग सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था जल विद्युत परियोजना कैसे काम करती है। देखो जैसे ये इसके पंखे बना दें, ठीक, ये एक पंखा बना दें, ये एक पंखा बना दें, ये एक पंखा बना दें, ये एक पंखा बना दें। इसके ऊपर वाटर का फ्लो गिराया जाता है, ऐसे करके गिराया जाता है वाटर का फ्लो। जब वाटर का फ्लो इस पर से गिराया जाता है तो ये टरबाइन घूमती है, और जब टरबाइन घूमती है तो क्या होता है? बिजली बनती है। यही एक तरीका है, तो इसलिए याद रखेंगे जल विद्युत परियोजना बिजली बनाने की परियोजना है। और किससे संबंधित है ये? हाइड्रो पावर। ठीक, भारत में हाइड्रो पावर के लिए सारा कौन देखता है? एनएचपीसी। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। बात आ रही समझ में? नहीं, हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। ठीक, नेपाल से हमारा सूर्य किरण अभ्यास भी होता है, और नेपाल को हमने बहुत सारी बिजली बेची भी है। म्यांमार मंदिरों का देश कहा जाता है, पैगोडा कंट्री। क्या कहा जाता है? पैगोडा कंट्री, पैगोडा देश कहा जाता है। बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और इसकी करेंसी जो है वो टका है। ठीक है, चारों बातें हमने यहीं पे इसकी आपकी क्लियर कर दी। भूटान में हमारी इससे पहले वांगचू लग चुकी है, और ये जो है ग्रोस हैप्पीनेस को, अपना खुशी को, मतलब ये एकमात्र ऐसा देश है जो पैसे को तवज्जो ना देकर खुशी को तवज्जो दे रहा है, और इसने अपने लिए एच जोड़ा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? नहीं, ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मैंने आप लोगों को बताया, भूटान के 1125 मेगावाट की दोजिंग जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत भूटान के आर्थिक कूटनीति को मजबूत करेगा। इसका मतलब भारत के सपोर्ट से है। किसने बनाई है? भारत की टाटा कंपनी ने बनाई है, और भूटान की ड्रिक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ने बनाई है। समझ रहे हो? नहीं, ये दोनों भारत, देखो भारत के बिना इस पे है कुछ नहीं। अगर ये भारत से नजरें चुराता है तो फिर इसको समस्याएं आती हैं। बीच में भी चाइना की तरफ इंडिकेट हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा भारत की तरफ आ गया। दार्जिलिंग भूटान के लुत्से और मोंगर जिले में कुरुची नदी पर बनाई गई है। कुरुची नदी, नाम कुछ अजीब अजीब से, इसको पढ़ लेना। देखो वही टरबाइन लगे हुए, फ्रांसिस टरबाइन लगे हुए हैं, जो सालाना 4 टेरावाट घंटे की बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, वही टरबाइन जो मैंने आप लोगों को बताया, घुमानी टरबाइन है। ठीक, चाहे वो परमाणु से घुमा लो, चाहे कोयला जला के घुमा लो, या पवन चक्की से घुमा लो। देखो अगर हम बात करें ना रिन्यूएबल एनर्जी,
रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी आती है देखो, एक तो आती है हाइड्रो पावर, जल वाली, ठीक। दूसरी कौन सी आएगी, परमाणु वाली भी आ सकती है, आ सकती नहीं आएगी, ठीक। तीसरी कौन सी आएगी, पवन चक्की आएंगी, ये याद रखेंगे। चौथी कौन सी आएगी, वही पवन चक्की के अलावा आएगी जल हो गई, परमाणु हो गई, पवन चक्की हो गई, और सोलर, जो सोलर सेल से बनती है, सौर। गैर नवीकरणीय में कौन कौन सी आती, कोयला, एक बार जल गया बात खत्म, जीवाश्म। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको, सेम टू सेम बातें। हाल में टाइफून ने को मई में किस देश को प्रभावित किया था, तूफान है, टाइफून तूफान है। कैसा तूफान है, साइक्लोन है। कैसा, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल है। आप ट्रॉपिकल बता दिया तो एक नया हो गया आप लोगों के दिमाग में। देखो भाई दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी देखो झुकी हुई बनाऊंगा मैं, बना दी झुकी, ये देखो, समझ रहे हो, पृथ्वी हमने झुकी हुई बना दी। ये जा रहा है हमारा 23.5, ठीक। ये हो गई पृथ्वी एक और, ये हो गई 0 डिग्री, और ये जा रही है 23.5। अब 23.5 ये तो साउथ में है, और ये कहाँ, नॉर्थ में है, ठीक है। 23.5 पे झुकी हुई है, इसलिए ज्यादा झुक गई लेकिन इतनी झुकी हुई बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इससे, समझाने का खेल है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 23.5 ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये कौन सी रेखा, मकर रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये कौन सी, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ईसी, इक्वेटर है ये, इक्वेटर कह देंगे या भूमध्य रेखा कह देंगे। देखो इन दोनों के बीच का क्षेत्र याद रखना, 23.5 से, समझ रहे हो, और 23.5 तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये क्षेत्र जो है यही ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। और सुन लो मेरी बात भाई दोस्तों, ये बात सुन लो, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं से मिलती है। जैव विविधता के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डाइवर्सिटी क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी, जहां पर लिविंग थिंग्स का मतलब जिनमें जान है, चाहे वो क्या हो, पेड़ पौधे हो, ये भी याद रख लेना। हाँ, खाली जानवरों से मतलब नहीं है भाई दोस्तों, पेड़ पौधे हो, यहाँ जहां पर जो है क्या कहते हैं वो हो, क्या नाम है, जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो, इनके पनपने की पर्याप्त अवस्था मिलती है, तो ये जो है क्षेत्र कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी फुल क्षेत्र। क्यों मिलती है, यहाँ पर बरसात होती रहती है, भूमध्य रेखा से लेकर इनके बीच में बरसात होती रहती है। टाइफून कैसा है, टाइफून जो है बिल्कुल यहीं पे पड़ा, कहां पे पड़ेगा, ये साउथ चाइना सी के आसपास पड़ेगा यहाँ पर। टाइफून जो है जापान ने इसको नाम दिया था, समझ लीजिए जापान ने दिया था इसको नाम, और ये चीन में आया है, चीन और जापान की सीमा पर आता है ये, ठीक है। एक और है हरिकेन गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं, वो तूफान की तरह चलेगी। हरिकेन कहाँ आता है, ये आता है मैक्सिको की खाड़ी में, समझ रहे हो नहीं, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। माई नेम इज खान मूवी थी, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो तूफान से बचाव कर रहे थे वो यहीं जाकर कर रहे थे मैक्सिको खाड़ी के आसपास, मतलब उसके आसपास के देशों में। तो मैक्सिको और यूएसए दोनों को प्रभावित करता है ये हरिकेन कहां करेगा, हरिकेन और टोर्नेडो भी लिख देंगे यहाँ, दूसरा भी आता है यहीं पर ही। ये किसको करेगा, जापान को, मेन चीन को करेगा, ठीक है। अब आप आते थे रिसेंटली चाइना फेज टाइफून, ठीक। अच्छा, इसके साथ एक दिक्कत और हुई है, अर्थक्वेक भी आया है। अब जब कभी भी समुद्र में ये नियर किसके, रशिया के एक पेनिनसुला के पास आया जिसका नाम है कमचटका, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, ये सुनामी, टी सुनामी मतलब सुनामी है, टी सुनामी तो इसका नाम है। सुनामी क्या होती है,
जब कभी भी समुद्र में भूकंप आएगा, क्या आएगा भाई, भूकंप आएगा, तो सुनामी बनेगी। सुनामी क्या होती है, बड़ी बड़ी लहर, तो इसका डर ज्यादा बना रहता है। और ये सुनामी बड़ी खतरनाक चीज है, किसी चीज को छोड़ती नहीं है, ठीक है। इसको लोकली कोल्ड कहा गया है, ये नाम दिया गया है जूजीको, इसको याद रख लेना क्योंकि आ सकता है। ये शंघाई के साथ है, 83 किलोमीटर हैवी रेनफॉल हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक। इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाज इशूज, फ्लड एंड टाइफून कंट्रोल। देखो अब आ जाते हैं हम, हाल में चीन में कमचटका प्रायद्वीप के पास, रूस के चीन में आया है, हाल चीन को रूस ने चीन में आया है, रूस के प्रायद्वीप के पास आया है, रूस में है कमचटका, ठीक है। ये इसमें भूकंप भी आया 8.8 रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल जो है भूकंप नापने का एक पैमाना है। सुनामी के खतरे का सामना करना पड़ा है, ठीक है। टाइफून जिस हवा में चल रहा है इसका नाम देखो जू जी काओ रखा गया है स्थानीय रूप से, ठीक है। 83 किलोमीटर की हवाएं चली हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाढ़ और आपात नियंत्रण की प्रतिक्रिया जारी कर दी गई है। तो कुल मिला के बात करेंगे, सबसे पहले चाइना में आया है और किसका खतरा बन गया, सुनामी भी आई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आई, खतरा बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखो इसको कराया है, इसको कराया बिहार ने, किसने कराया, बिहार ने, याद रखेंगे बिहार। बिहार में किसकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी की चल रही है? नीतीश कुमार अच्छे सीएम है। उड़ीसा कहाँ पड़ता है, पूर्वी तट पर पड़ता है भारत के। उड़ीसा के बारे में याद रखना, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। महानदी पे एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम बताओ भाई, क्या है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, जो सबसे क्या कह सकते हैं इसको, हीराकुंड बांध को सबसे लंबा बांध था लेकिन अब नहीं रहा है, नदी बांध। दूसरी चीज, अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में तो नेशनल पार्क भी लिख लो। अच्छा, महानदी के वो भी लिख लो, जोंक नहीं है, जोंक नहीं है, ठीक है, बाद में लिखवाएंगे कौन सी इसकी सहायक नदी, वो बाद में लिखवाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और पढ़ लें, क्या नाम है, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो है क्या कहते हैं, चिल्का झील लिख लो, पहले चिल्का झील लिखवा देता हूँ, चिल्का झील है, ठीक है दोस्तों। और एक गहीर माथा है। गहीर माथा मैंने आप लोगों को बताया था, गहीर माथा क्या है, गहीर माथा वो है जहां पर अंडे देने आते हैं कछुए। कौन से, कहां से आते हैं, अर्जेंटीना से, ठीक है, बात आ गई समझ में। मध्य प्रदेश के बारे में क्या बात करें तो बाघ स्टेट कहा जाता है इसको, बाघ राज्य। पन्ना में हीरा मिलता है। कूनो नेशनल पार्क में, कूनो में चीते छोड़े गए हैं। कहां से आए चीते, अफ्रीका से आए हैं और नामीबिया से आए हैं, ठीक। झारखंड के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। और झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम याद रखेंगे, पारसनाथ, ठीक, ये करके याद कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ी जगह होती तो और थोड़ा सा बताते, रोज ये क्वेश्चन आएंगे, रोज बताएंगे। देखो यहाँ पर आ गया, 12वीं कक्षा के लिए दी गई है इंटर्नशिप के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू करेगी, ठीक है, ठीक। 12वीं कक्षा के आयु के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण हुई, ITI, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर युवाओं को 3 से 12 महीने की दी जाएगी, मतलब सहायता मिलेगी इंटर्नशिप में। 4 से 6 हजार प्रति माह मिलेंगे। अपने जिले के बाहर इंटर्नशिप के लिए 2000 और राज्य के बाहर 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए 5000 अतिरिक्त मिलेंगे। अगर अपने जिले से बाहर जाएगा 4 से 6 तो मिलेंगे। अगर वो जाता है तो 2000 तो वैसे मिलेंगे, और बाहर जाता है तो 5000 जाएंगे। ये पैसे आएंगे सीधे बैंक के खातों में, जिसका नाम है DBT। साहब दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ये सरकार ने बहुत ही भुनाया है इस चीज को, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लिख देता हूं, DBT की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऐसे UPI की फुल फॉर्म चल लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI भारत का ही है, ये मत समझने लगा कि UPI दुबई में चल जाएगा। हर जगह के ये पेमेंट सिस्टम अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा फेमस हुआ है भारत का,
भारत ने तो क्रांति ला दी डिजिटल पेमेंट के मामले में। आप लोग ये समझ लीजिए कि एक छोटे छोटे जो ठेले पे सब्जी बेच रहा है उसके बाद भी आज जो है यूपीआई सिस्टम की व्यवस्था है। और भारत, क्योंकि देखो भारत के साथ एक बहुत बढ़िया बात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, कुछ भी करेगा तो नंबर 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर 1 पे पहुंच गया यूपीआई विश्व में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भारत की यूपीआई वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच गई है। फिलहाल आप तो ये याद रखेंगे 12वीं कक्षा के बाद जो इंटर्नशिप दी जाएगी वही रहेगी। अभी अच्छा एसी टाइप के एक योजना और चलाई थी, वो किसने चलाई थी? हमारे क्या कहते हैं, योगी ने चलाई है, सीएम है हमारे उत्तर प्रदेश के। तो इन्होंने चलाई है, उसका नाम है क्या कहते हैं, जिसमें टैबलेट बांटे गए हैं। कितने टैबलेट का है? 1 करोड़ टैबलेट का। 1 करोड़ टैबलेट बांटने ही बांटने हैं। पहले इसमें क्या बांटा जाता था? इस योजना में फोन बांटे जाते थे, मोबाइल फोन बांटे जाते थे। अब किसको? वो स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योजना, ठीक। आगे चलते हैं, मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 17A के जहाज का नाम क्या है? इसका नाम आईएनएस उदयगिरी है, ठीक है। आईएनएस की फुल फॉर्म बता दो भाई। आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। आईएनएस सूर्य, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस, ये इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाल में 17A चल रहा है। 17A में स्टील फ्रेगेट नाम का दूसरा जहाज दिया गया है, आईएनएस उदयगिरी। ये क्या है भाई? ये वो होते हैं जो रडार से बच जाते हैं, ऐसे वाले युद्धपोत होते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर से ऊपर चले जाते हैं। ये जो जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, नीलगिरी, सूर्या, ये सब एक तो स्वदेशी बना रही है भारत। बहुत अच्छी बात है कि भारत, देखो एक बार की याद है मुझे बहुत बढ़िया कि हमने रूस से खरीदा था सबसे पहला, और उसके हालात ये थे कि वो रूस बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर चुका था, तब हम उसको उठा के लाए थे। ये होते क्या है? ये क्या होते हैं? जहाज, जहाज कह लो या इनको कह दो युद्धपोत। ये क्या होते हैं? ऐसे समझो, युद्धपोत क्या होते हैं? ये होते हैं साहब, इस पे ठीक लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं जो खड़े रहते हैं। आर्मी को भी ले जाया जा सकता है। देखो 3 सेना होती है तो पता ही है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ठीक। जिसको कहते हैं, थल सेना को आर्मी कह देते हैं, वायु सेना को एयरफोर्स कह देते हैं, जल सेना को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? नेवी कह देते हैं। अब ये तीनों की तीनों जो है, इनके बीच में सामंजस्य बैठाने का काम किसका है? सीडीएस का। सीडीएस कौन है? सब अनिल चौहान। बात आ रही समझ में? अब जब सीडीएस का इसको बैठाने का है, वायुसेना जल सेना का, तो यहां पर अगर हम बात करें तो युद्धपोत में इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है, अकेली नेवी का काम नहीं है भाई, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर लड़ाकू एयरफोर्स का भी काम होता है, लड़ाकू जहाज भी होते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, लड़ाकू जहाज भी होते हैं, देखो लड़ाकू विमान भी होते हैं, और थल सेना को भी ले जा सकते हैं। वार हेड ले जा सकते हैं। वार हेड क्या होते हैं? युद्धक सामग्री। इसको जरूर याद कर लेना, इंग्लिश में इसको वार हेड कहते हैं। वार हेड का मतलब है युद्धक सामग्री। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, ठीक। इसी में चलो हमें एक बात याद आ गई है, उसको याद कर लेंगे हम। आईएनएस तलवार, अब ये नया नहीं है, बहुत पुराना, 1946 की घटना है। 1946 में पहली बार भारतीय नौसैनिकों ने क्या नाम था उनका? बीके दत्त, ये भी नाम याद रख लेंगे। आईएनएस तलवार पर भारत माता की जय लिख दिया था। भारत माता की जय लिख दिया था और विद्रोह कर दिया था। किसका? पहला विद्रोह नेवी के द्वारा किया गया था। ये कहां पर? बीके दत्त ने किया था। और आईएनएस तलवार कहां पर किया था? मुंबई में किया था, ये भी याद रखना, मुंबई में किया था। एक चीज और याद रखना कि यहां पर किस किसने इस विद्रोह को शांत कराया था। देखो शांत इसलिए कराया कि ये सब जान रहे थे कि इस समय अंग्रेजों की हालत 46 तक आते आते बहुत डाउन हो गई है, और 48 तक एटली ने घोषणा भी कर दी थी कि हम 48 तक भारत छोड़ देंगे। देखो एटली की घोषणा भी याद रखना, 1948 में भारत को छोड़ेंगे। एटली कौन बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, कहां के उस समय? इंग्लैंड के। एटली घोषणा में ये थी।
लेकिन हमने और 1 साल पहले ले ली इनसे। ठीक, हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी अंग्रेजों की। 45 का क्या कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो चुका था, और उस वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों की ज्यादा हालत खराब थी। तो 2 लोग निकल के आए थे, 2 क्या तो 3 लोगों के, एक का नाम याद रखो बस तुम, तो जो आता उसका नाम याद रखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनसे कहा, बीके दत्त से और इसके आईएनएस तलवार के सैनिकों से कहा कि बोले देखो भाई, अब जीतने तो वाले हो, अब क्यों चक्कर में पड़ रहे हो इनसे विद्रोह करने का। दूसरी चीज है कि अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री बने तो तेज भी थे, तेज थे, तो इन्होंने पहले ही दिमाग लगा लिया कि अगर यहाँ विद्रोह हुआ तो कल को हमें यही तो, ये नहीं भी तो हमें भी रखनी है, तो फिर कल को हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मीडिएटरशिप की भूमिका निभाई थी। गलत मत समझना उन्हें, कभी गलत समझने लगो कि बोले अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट 17 के तहत इससे पहले ही सेवा में मौजूद एक और है शिवालिक। अच्छा, शिवालिक के बारे में भी याद कर लो भाई। देखो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, मैं फिर क्योंकि ज्यादा भूल जाता हूँ ना। हिमालय, हिमालय, हिमालय की पार्टी है। इसका एक कोड याद कर लो, काला जस्सी, ये मेरा बनाया हुआ कोड है। कहां से हो गया, काराकोरम। तो सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम। फिर हो गए लद्दाख, फिर जास्कर, समझ रहे हो, और ये शिवालिक। तो सबसे नीचे वाली चोटी शिवालिक है। अगर आप पहाड़ों में उत्तराखंड पे घुसना चाहते हैं तो उत्तराखंड में सबसे पहले शिवालिक मिलेगी। चाहे आप ऋषिकेश चले जाएं, ठीक है, चाहे आप हरिद्वार चले जाएं, चाहे आप जो है क्या कहते हैं नैनीताल चले जाएं, चाहे आप क्या कहते हैं हल्द्वानी चले जाएं, जहां से भी आप उत्तराखंड में एंट्री करोगे वहां पर आप लोगों को जो पहली चोटी मिलेगी वो शिवालिक मिलेंगी। चोटी क्या होती है, चोटी नहीं है ये, एक और चीज बताता हूँ, पहाड़ी। देखो भाई, ये शिवालिक जो है रेंज है। रेंज, रेंज का मतलब होता है इसमें चोटियां भी होंगी, नदियां भी होंगी, नाले भी होंगे। ये रेंज है, रेंज, रेंज बता रहा हूँ, ये रेंज है। ठीक है, इनमें बहुत सारी चोटियां हो सकती हैं, जैसे काराकोरम में बहुत सारी चोटियां हो सकती है, लेकिन सबसे ऊंची क्या है, केटू है। लद्दाख में बहुत सारी चोटियां हो सकती हैं, जास्कर में बहुत सारी। तो ये इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, समझिए। प्रोजेक्ट 17 प्रोजेक्ट 17 के तहत शिवालिक पहले से ही है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 के तहत पहला स्वदेशी निर्मित स्टील फ्रेगरेट था। देखो मैंने आप लोगों को बताया स्वदेशी है। अच्छा, ये जरूर याद रखना, स्टील फ्रेगरेट क्या होते हैं, रेडार मुक्त होते हैं भाई। ये मतलब रेडार की पकड़ में नहीं आएंगे। दूसरे देश पर अगर हमला करने हम जाते हैं तो उनकी रेडार से मुक्त हो जाएंगे। ये स्टील फ्रेगरेट टेक्नोलॉजी का यूज है। बहुउद्देश्य पोत है जिसका, देखो बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस है जिसका उपयोग दुश्मन के जहाजों को हवाई खतरों से, बेड़ों से, सबसे बचाना, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, ये बहु मिशन फ्रिगेट भारत के समुद्री हितों के पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों खतरों से निपटने के लिए ब्लू वाटर कहां का है, समुद्र का है, ब्लू वाटर में काम कर सकता, नीले पानी में। चलो साहब, अब एक चीज और याद रखना, एक गवर्नर था कहां का, पुर्तगाल का, पहला गवर्नर, जिसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा, क्लियर, समझ रहे हो। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, नीले पानी की नीति। ठीक है, इसने क्या चलाई थी, नीले पानी की नीति। क्लियर, समझ रहे हो। अब ये भी क्या रखना, पुर्तगाली गवर्नर है, पहला गवर्नर, नीले पानी की नीति चलाई थी। ये इसमें क्या था, इसमें कार्टेज देते थे, ये एक व्यवस्था रखते थे, एक सर्टिफिकेट देते थे, और वो सर्टिफिकेट किसके लिए था, किन के लिए था, क्या नाम है इनका, अन्य यूरोपियन कंपनीज के लिए, अन्य व्यापारियों के लिए था कि अब अगर ब्लू वाटर में आओगे, नीले पानी में आओगे, तो हमसे सर्टिफिकेट लेना मजबूरी है आपकी। ठीक, ये हमने बता दिया। किस राज्य ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है, कौन बताएगा, किसने शुरू कराई थी, गुजरात ने शुरू करा। देखो गुजरात के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, पहले गुजरात के बारे में बात करेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। देखो ये गुजरात है, ऐसी है ना। देखो भाई, ये जो है खंबात की खाड़ी है, आ रही बात समझ में, ये है कच्छ की खाड़ी। और देखो यहां से, चलो भारत बनाई थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा। यहाँ मध्य प्रदेश के पास से 2 नदियां निकलती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं बता दूंगा। एक बैतूल जिले से निकलती है, एक अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा,
कहां से निकलती है? अमरकंटक। समझ में आ रही है बात? अमरकंटक से निकलती है। ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, एमपी का बैतूल जिला, मऊ की पहाड़ियां, बैतूल जिला। बैतूल जिले से कौन सी निकलती है? तापी या ताप्ती। ठीक, ये दोनों की दोनों उल्टी बहती हैं। ये नदियां दोनों उल्टी बहती हैं और कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों याद रखेंगे, ये जो रीजन है इसका नाम काठियावाड़ है। चलो ताप्ती के बारे में एक बात और याद आ रही है, यहां पर एक प्रोजेक्ट लगा हुआ उकाई जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। काठियावाड़ में क्या है? गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिर। और गिर नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर, एकमात्र स्थान है एशियाई शेरों का। अच्छा, ये है कच्छ। कच्छ में क्या है? कच्छ में देखो यहां पर है क्या? रेत। तो यहाँ पर दो चीजें बड़ी फेमस हैं, एक तो लूनी नदी खो जाती है, यहाँ लूनी नदी गायब। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गधो अभयारण्य। गधों का भी है, और वो किसमें मिलते हैं? जंगली गधे मिलते हैं यहाँ। क्या मिलते हैं? जंगली गधे। हरी बात समझ, जंगली गधे मिलते हैं। ठीक, बाकी कोई ऐसा और फैक्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल। और एक और लिख लो, रंगपुर था सिंधु घाटी सभ्यता में, और रोजदी था। हमारी यारी समझ में? ठीक है, बिहार के बारे में बात करें तो ये बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर को। बिहार फिर छोटा हो गया। बिहार की राजधानी पटना है, और पटना किसके? गंगा नदी के किनारे है। और याद रखेंगे, पटना में ही गंगा में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। और ये सोन और गंगा के किनारे पर है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ठीक, पाटलिपुत्र था, और ये पटना जो है ऐतिहासिक शहर रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी की और बातें होंगी बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में सब लोग जानते हैं। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत के जो पहले कौन थे? पीएम। देखो ये उस समय पीएम होते थे। 1935 का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद 1937 में एक सरकार चुनी गई थी। 35 के अधिनियम से इलेक्शन हुआ, 1937 में सरकार चुनी गई थी, उसको पीएम कहा गया। पीएम इक्वल टू सीएम, ऐसा समझो। कौन थे भाई? कौन बताएगा पहले सीएम कौन थे इसके? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम का नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और एक चीज और याद रखेंगे यूपी के बारे में। यूपी के बारे में गोविंद बल्लभ पंत कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ऐसे बिहार को मैं इधर से ऐसे करके बांट दूं, कभी आप कंफ्यूज हो। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत हो गए। और अगर हम यूपी के बारे में याद करें तो इसकी एक चोटी है, बहुत सबसे ऊंची चोटी, अमसोट, याद रखेंगे। ठीक, अमसोट कहां पर है? सहारनपुर में है, सहारनपुर। किसका भाग है भाई? मैंने बताया था नीचे चलेंगे तो शिवालिक मिलेगी, शिवालिक का भाग है। ठीक, अमसोट मैंने बता दिया। दूसरी बात, यूपी के बारे में एक और कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यूपी के बारे में, अमसोट। चलो और कुछ याद है? हाँ, यहाँ पर एक झील मिलती है, फुलहर। ये सब वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, कहां पर? पीलीभीत में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाल में गुजरात के मुख्यमंत्री ने पटेल के जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, ये क्या है? देखो भाई, ये 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के बीच पूरे देश में चलेगा। इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के वंचित पात्रों को, नागरिकों को पहचान करना और उन्हें लाभ पहुंचाना है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ये और अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, ये एक साथ लाई गई थी योजनाएं। ये थोड़े दिन बाद लाई गई थी। ये जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, उसके बाद ये योजनाएं लाई गई। इनमें क्या है? इनमें बीमा किया जाता है, ये अपने आप पैसे कट जाते हैं बैंक से। ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, तो अगर किसी को ना पता हो तो चले जाए। जनधन योजना क्या खोली गई थी? जिससे सब लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा सके, हर व्यक्ति का एक खाता खोला गया, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंचा था भाई। हैं, अब ये देखो, इसके तहत जनधन खातों में ग्राहकों की जाने केवाईसी, क्योंकि बहुत दिनों से बंद हो गए हैं, नए खाते खोले जाएंगे, डिजिटल धोखाधड़ी से बचा जाएगा। कारण क्या है कि आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है,
लोगों को जो है फंसा लेते हैं, हनी ट्रैप में फंसा लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। हाल में खबरों में ना माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस कहां पर है भाई, पहले तो याद करेंगे ये रूस में है। किस देश में स्थित है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। किसने खोजा था ये, कैप्टन कुक ने खोजा था, कैप्टन कुक ने खोजा था। कैप्टन कुक कहां का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक, यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। और यहां पर मर्रे या मुर्रे व डार्लिंग नदी पाई जाती है। ठीक, भेड़ पालन होता है यहां पर, ऊन निकलती है। ठीक, अच्छा अब हम बात करें चाइना के बारे में। चाइना के बारे में दो चार बातें कर लें। चाइना के बारे में, इसको हाथ छुपा देते हैं, इतना कर देते हैं। ठीक, चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसकी नेम है पीला नदी, पीली नदी, येलो रिवर, वहां का पीला है पानी। यहाँ इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता हुई थी, हांगो हो नदी, सॉरी हांगो हो सभ्यता हुई थी, चीनी सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बराबर की थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। ठीक, सबसे बड़ी नदी यहां पर है जिसका नाम है यांगसी सिकियांग। कहां की है, एशिया की सबसे बड़ी है। किसकी, एशिया की। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी संसार की कौन सी है तो अमेजन है। ठीक है, और भारत से इसकी सीमा लगती है, पता ही है आप लोगों को। यहां से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, तो वो है मानसरोवर लेक। ठीक है, वहां से निकलती है। अब रशिया के बारे में बात करें हम, रशिया में पहले तो हमने माउंट एल्ब्रुस पढ़ ही लिया। रशिया के बारे में बात करें तो रूस एक समाजवादी देश है। ठीक, दूसरा कब हुआ था इसमें रूसी क्रांति, 1917 में रूसी क्रांति। रूस कौन से चर्च को मानता है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, सबसे पुराने चर्च को मानता है। असल में तीन प्रकार के चर्च है, किसमें, ईसाई धर्म में, रोमन है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है और प्यूरिटिन है, या फिर कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट वादी है। लेकिन एक इसको मानता है, सबसे पुराने वाले को मानता है रूस। रूस के बारे में बात करें हम, रूस में एक अमूर नदी है और अमूर बाग भी पाए जाते हैं। ठीक, रूस और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में क्या हुआ था, कोल्ड वार हुई है। कोल्ड वार को कोई ये नहीं समझेगा कि ये सर्दियों में लड़ा गया युद्ध है। ये वो एक प्रकार का युद्ध है जिसमें जो है क्या कहते हैं, युद्ध और के बीच की शांति बनी रहती थी, एक दूसरे से तो मतलब तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, मारता कोई किसी को नहीं था। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री है। कहां पड़ता है, उत्तर में, नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। कहां पर, उत्तर, कहां का उत्तर, अभी उत्तर भी बता देता हूं। उत्तर में पड़ता है, कहां का, उत्तर में पड़ता है। ठीक है, कहां के, बिल्कुल ग्लोब के उत्तर में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। क्यों चर्चाओं में आया, पंजाब का एक 6 वर्षीय लड़का जिसका नाम है तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पे चढ़ने के लिए सबसे कम उम्र में पर्वतरोही बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। माउंट एल्ब्रुस रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है यूरोप का सबसे ऊंचा, ये भी याद रख लेना, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ का, यूरोप का, लेकिन पड़ता कहाँ है, रूस में, क्योंकि रूस का दोनों तरफ, रूस दो एक मात्र ऐसा देश है जो, देखो, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, पहली बात। दूसरी चीज, और एक बात याद रखना इसके बारे में, क्या नाम है, रूस के बारे में और यूरोप के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर पड़ता है सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, रूस में 11 टाइम जोन में बांटा गया है, एक टाइम जोन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक टाइम जोन है ना, इसमें इसको 11 में बांटा गया। ठीक है, टाइम जोन। ठीक, सबसे ऊंची चोटी है, ये दुनिया की सबसे
प्रमुख सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, 10वीं सबसे प्रमुख सबसे ऊंची चोटी जाती है। पिछला रिकॉर्ड महाराष्ट्र के बागा कोचार, ये भी भारतीय थे, जिन्होंने 7 साल 3 महीने की उम्र में कर दिया था। ये सबसे कम उम्र में करने वाले बन गए, कुल 6 साल के हैं। ये देखो कितने 6 साल की उम्र में कहाँ कहाँ लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, इनको लोगों को देख के मोटिवेट होना चाहिए। अच्छा, संसार की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को पता है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट के बारे में इसको दूसरे नाम से आता है सागर माथा। ठीक है, और क्या है इसके बारे में खास बात? इसके बारे में और क्या खास बात है? नेपाल में पड़ती है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची, क्योंकि K2 अब काराकोरम रेंज में है और काराकोरम किसमें पड़ता है? पीओके में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, कहां पर है ये? सिक्किम में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहला कौन सा बना है? ये दोनों तो इसको इंग्लिश में हटा देना। सूरीनाम बना है। देखो ये अमेजन क्षेत्र का, अमेजन कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन क्या है? अमेजन नदी है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वन मतलब सबसे ज्यादा बारिश होती है, बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, और इन वनों में ही जो है क्या कहते हैं, निवास होता है किनका? सभी प्रकार के जीव जंतुओं का। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। ठीक, कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील के आसपास पड़ता है। इक्वेडोर भी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। वेनेजुला, इसकी राजधानी क्या? काराकस। ये भी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। गुआना भी यहीं पर है, यहाँ पर पड़ता है कैरेबियन में, मतलब यही इसी के आसपास है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अच्छा, ऊपर चलेगा, हम आगे चलते हैं। ठीक, किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है? ठीक, ये राजस्थान सरकार की है। किसकी सरकार की है? राजस्थान सरकार की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज, क्या है ये? अच्छा, पहले इनके बारे में बात कर लें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर एक वो चलती है, क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। ठीक, दूसरी बात करें उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीजें माना व नीति कर रहे हैं। ठीक, केरल में यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। यहाँ पर एक शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रखा गया। दूसरा कौन सा? राजा जी किसके नाम पर रखा गया है? राजा जी नेशनल पार्क हमारे सी राजगोपालाचारी के। तीसरे नंबर पर आ जाओ केरल। केरल में जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं केरल की। केरल में एक चोटी मिलती है जो अनाईमुडी, कौन सी पहाड़ियों पर? अन्नामलाई पे। अन्नामलाई पहाड़ियों पर अनाईमुडी चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, पेरियार नेशनल पार्क और इलायची की पहाड़ियां, कडारमम। ठीक, ये मिलती है। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गरीबी बीपीएल के जीवन यापन करने वाले परिवारों को उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है। पहले चरण में वित्तीय सहायता के लिए 300 करोड़ के आवंटन के साथ 5000 गांवों का चयन किया गया है,
और इससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में बदलाव लाना है। जो परिवार स्वयं को गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं उन्हें 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ये देखो वही आ गया, कहाँ पर आ गया, डीबीटी। डीबीटी की हिंदी आपने पढ़ी ली और मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका नाम है डायरेक्ट लाभ का मतलब बेनिफिट और अंतरण का मतलब ट्रांसफर, डीबीटी। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेंगे हम। अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो किस राज्य ने जीते हैं? उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। देखो उत्तर प्रदेश कुछ करने जाएगा ना तो सबसे ऊपर ही करेगा, सबसे नीचे तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, चलो इसके बारे में, बिहार के बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई, धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। हरियाणा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा क्या है? एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के नजदीक है, जो सबको पता है। इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर? अरावली की रेंज है, अरावली पहाड़ियां। दूसरा, सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड में क्या कहते हैं, संपन्न देशों, संपन्न में आता है और खेल कूद के लिए, खेल कूद खिलाड़ी के लिए बड़ा फेमस है, यहीं से हमें मेडल मिलते हैं। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा के साथ अन्य दो की राजधानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की स्वयं भी चंडीगढ़ है। ठीक, बाकी बाकी और आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के पुलिस खिलाड़ियों ने अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारत में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ये वैश्विक आयोजन 63 देशों के पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने भाग लिया है। 560 पदकों के साथ समग्र तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, भारत पूरे पूरे उसमें कितने पर रहा? तीसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य सहित 95 पदक जीते हैं। ये एथलेटिक्स, कुश्ती, निशानेबाजी, भारोत्तोलन और तैराकी में जीते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल में रहा आपदा बॉन्ड क्या है? देखो, आपदा बॉन्ड, आपदा का मतलब हो गया डिजास्टर। ठीक है, क्या हो गया? डिजास्टर। अब डिजास्टर क्या है? आपदा प्रवण देशों के लिए ये नहीं है, आईएमएफ से कोई मतलब नहीं है, छोटे व्यवसायी को एक बीमा नहीं है। ये है एक वित्तीय साधन जो आपदा जोखिमों को, निवेशकों को नियंत्रित करता है। देखो भाई, आप जैसे मान लो मुझ पे पैसा है और मैं वो पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब कल को मुझे ये तो रहे कि मैं अपने बैंक में क्यों पैसे डालूं या मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करूं कि कल को मुझे फायदा पहुंचे और मेरा ही पैसा चला जाए तो कोई क्या करूंगा। तो भारत ने जुलाई 2025 में भारत ने आपदा जोखिम, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता में सुधार लाने के लिए आपदा बॉन्ड जारी करा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किससे संबंधित है? ठीक, कैट बॉन्ड बीमा ऋण की विशेषता को मिलाकर बनाया जाएगा। ये एक वित्तीय साधन है। ये सरकारों को चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम के वैश्विक निवेश को, वैश्विक निवेशक मतलब जो बाहर से आए हैं, पर हस्तांतरित करने में मदद करेगा। यदि कोई निश्चित आपदा आती है तो निवेशक अपने मूलधन का या कुछ हिस्सा खो देते हैं, जिसका उपयोग राहत और पुनर्निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यदि बॉन्ड अवधि के दौरान कोई आपदा नहीं आती है तो निवेशकों को अपना पूरा मूलधन ब्याज के साथ मिल जाएगा। ये इनकी योजना है, ये अपना फायदा ढूंढ रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अच्छा देखो, हमारा ये है, इसको लाइक कर दो यार सब लोग, सब्सक्राइब कर दो और लोगों तक शेयर कर दो। ये तो इतना ही काम बोलते हैं, इससे ज्यादा हम बोलते नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आएंगे, तब आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। ठीक है।